الشمس محل उस शरीफ में मखदूम उमर रजा गिलानी से खुसूसी मुलाकात। उस शरीफ से खबर है कि अलशम्स महल में मारूफ रूहानी सियासी शख्सियत मखदूम उमर रजा गिलानी से एक खुसूसी मुलाकात की गई। मखदूम उमर रजा गिलानी मशहूर गद्दी नशीं और बुजुर्ग रहनुमा मखदूम इफ्तिखार गिलानी के साहबजादे हैं और इलाके की एक मुअस्सर सियासी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। इस अहम मुलाकात में हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अबैदुल्ला राजपूत ने इनसे खुसूसी गुफ्तगू की, जिसमें इलाकाई सियासत, समाजी मसाइल और आइंदा सियासी मनाज़िर-नामे पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैदुल्ला राजपूत, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खबरें बहावलपुर। आज हम इधर अलशम्स महल में आए हुए हैं और मखदूम ज़ादा सैयद उमर रज़ा गिलानी साहब के पास तो इनसे थोड़ा से ऐसे सवालात करेंगे जिससे आवाम को आगाही मिल सके। तो इस सिलसिले में मखदूम साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो शुक्रिया। तो मखदूम साहब, सुनने में जो आया था कि इफ्तिखार गिलानी साहब, आपके वाला साहब जो हैं, वो इलेक्शन से कोई दस्तबरदार होकर आपको मैदान में उतारना चाहते हैं, तो क्या ऐसी कोई बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इफ्तिखार गिलानी साहब इंशाअल्लाह प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे? जी, खुद लड़ेंगे। अच्छा, ये आप ज़रा क्लियर कर सकते हैं कि किस पार्टी से? देखिए, पीपल्स पार्टी के पास भी कैंडिडेट्स हैं, नून लीग के पास भी कैंडिडेट्स हैं, पीटीआई के हालात आपके सामने हैं। आज़ाद, या हम आज़ाद लड़ेंगे या फिर जो ग्रुप हमारा फैसला करेगा, क्योंकि जो हमारे साथ 30 साल से ठहरे हैं लोग, हम उनसे पूछते हैं, शुरू से वही आते हैं, वही बैठते हैं, वही फैसला करते हैं, फिर हम उनके कहने पे चलते हैं। तो यही है हमारा। ये सुनने में ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि मखदूम समी हसन गिलानी और आपके दरमियान जो पिछले इलेक्शन में इख्तलाफ थे, अब वो दूर हो चुके हैं, तो क्या आप उनके पैनल से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? देखिए, अगर एक ही हम फेडरल और प्रोविंशियल एक ही टिकट और एक ही निशान पे लड़ेंगे तो फिर तो हम एक ही पैनल पे लड़ेंगे। सुनने में आया है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब आ रहे हैं मखदूम अहमद महमूद के पास, तो उधर बहुत से ग्रुप शामिल हो रहे हैं। आपके बारे में सुना है कि आपने कोई इनकार किया है उनकी दावत? देखिए, उनका इस टाइम ऑलरेडी एक कैंडिडेट एमपीए बैठे हुए हैं, आमिर अली शाह साहब। तो ये तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता कि एक सिटिंग एमपीए को वो रिजेक्ट करके और वो एक जो अभी तक इलेक्शन भी नहीं आ रही और फिर उसको बीच में डालें, उनके फंड भी चल रहे हैं, तो ये भी बेबुनियाद बात है मेरे ख्याल। इसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट है या हमारी पाक फौज है, जो हमने भारत से एक मार्का बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो जीत चुके हैं, तो इस सिलसिले में पाक फौज के हवाले से थोड़ा सा हमें स्टेटमेंट। नहीं, देखिए, माशाल्लाह जो हुआ है ये तो दुनिया गवाही दे रही है, और हम बाहर भी हमारे यार दोस्त बैठे हैं, तो यहाँ हम पढ़ते रह गए हैं। मैंने एमपीए किया हुआ है, मैं इस्लामाबाद भी रहा हूँ, तो माशाल्लाह हमारी एक मुल्क की एक वज़न जो है ना बढ़ गया पूरी ओवरऑल पूरी दुनिया का। लेकिन अब इसका ये देखना है इस जंग का कि हमारे मुल्क की करेंसी को कितना फ़ायदा होता है। क्योंकि अल्लाह ना करे मुल्क मुँह में खार, अगर हम हार जाते तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती, जिससे क्या होता हमारा पैसा और डी वैल्यू हो जाता। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरी दुनिया में वज़न बन गया है, तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की करेंसी मजबूत होनी चाहिए, जो इस वजह से, क्योंकि हमारी माशाल्लाह फ़ौज बहुत स्ट्रॉन्ग दुनिया में फ़ौज है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की करेंसी को फ़ायदा हो, जिसकी वजह से हमारा जो आम गरीब आदमी जो पिस रहा है उसको फ़ायदा होना चाहिए। तो सर, आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब के ये जो 2 साल से किसानों के मामला आप चले आ रहे हैं गंदम के हवाले से, तो इस पर आप मुतमईन हैं? देखिए, मैं मुतमईन इस सिलसिले में हूँ क्योंकि अगर आप एक तबके से पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए आटा सस्ता हो गया, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ले लेती थी,
گورنمنٹ اس کو وہ اس کا منیمم ریٹ ہو جاتا تھا، اس سے اب مارکیٹ میں آٹا سستا مل رہا ہے، ایک گروپ کہتے ہیں ٹھیک کیا ہے۔ اب جیسے ذمہ دار ہیں، ذمہ دار کے اینڈ پہ ان کو چاہیے، گورنمنٹ کو، جو بھی گورنمنٹ ہے پاکستان کی، 4 صوبے ہیں، چاروں گورنمنٹ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، میں ابھی جن سے بھی ملتا ہوں میں ان کو یہ مشورہ بھی دیتا ہوں، دیکھیں ایک تو کھاد بہت مہنگی ہے، پوری دنیا میں ہمارے ملک میں کھاد سب سے سستی بنتی ہے، لیکن ہمیں ایک تو ملتی نہیں ہے، بلیک پہ ملی اور دوسری مہنگی ملی۔ ڈی اے پی کر دے 15,000 سبسڈی دیتے چلیں، 10 ایکڑ سے نیچے ذمہ دار، بڑے کو فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیے پہلے وہ 1 لاکھ پڑتا ہے ٹھیکہ، جو بہت زیادہ ہے، 50 تک ہونا چاہیے فی ایکڑ۔ ڈی اے پی کرے وہ 7,500 تاکہ کسانوں کو ریلیف مل سکے۔ 10 ایکڑ سے نیچے کے والے کو کریں، اوپر والے کو چھوڑ دیں۔ جب ٹارگٹ مارکیٹ نچلی کریں گے نا، باقی جب ان کے پاس پیسہ ہوگا، ہمارا 70% ملک ویسے خوشحال ہوگا۔ جیسے آپ کی یوریا ہے وہ 4500 کی ہے، اس کو 2,000 کریں۔ جب یہ وہ لوگ کر لیں گے نا، پھر ہمارے آپ ملک دیکھیں انشاءاللہ کہاں ترقی کرے گا۔ 2 سال میں ہمارا جو غریب ہے وہ غربت لائن سے اوپر ہو جائے گا۔ یعنی کہ کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے پھر وہ حکومت جو ہے نا وہ کھاد پہ فوکس کرے، جو بنیادی مسئلہ ہے اس پہ جو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے ایک تو غریب عوام کو روٹی آٹا سستا مل رہا ہے، لیکن کسانوں کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کھاد کا ہے، ڈیزل کا ہے اور پٹرول کا ہے، اور بھی جو ایشوز ہیں، تو اس پہ جو ہے نا آپ حکومت سے یہ اپنی درخواست یا رائے پیش کریں گے؟ صرف ڈیزل کا تو دیکھیے، ہمارے جو آئل والے جو کاٹنے والے ملک ہیں جیسے سعودی عرب ہے، ہماری ان کی اچھی ہے، رشیا کے ساتھ بھی یہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی سبسڈی دے سکتے ہیں، 100 کے پیچھے 40 کی سبسڈی دے سکتے ہیں، 200 کا تیل ہوگا تو 80 کی سبسڈی دے سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ حکومت نے دیکھنا ہے، اور جو ملک چلا رہے ہیں انہوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے غریب کو کیسے پہنچانا ہے یہ چیزیں۔ باتیں تو ہر کوئی کر